हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम आपके साथ होमोमॉर्फिज्म लेक्चर सीरीज के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। हमने पिछले दो लेक्चर्स में आप सभी के साथ होमोमॉर्फिज्म के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम उन्हीं कंसेप्ट्स और उन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को सबसे पहली बार देख रहा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड किसी भी चीज में कोई दिक्कत है, कोई कंसेप्ट वाइज आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप पिछले दो वीडियोस को देख लीजिए ताकि इस वीडियो में डिस्कस किए हुए सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनबीएचएम 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हमसे ये पूछा गया था कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्पेसेस आर होमोमॉर्फिक टू ईच अदर। और हमें ये चार स्पेसेस दी गई थी और अगर आप ध्यान से देखेंगे चारों के चारों स्पेसेस हैं वो आर स्क्वायर की आपके पास सबसेट दी हुई, राइट, उन्हीं की सब स्पेसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें जो x1 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो है x1 इन आर स्क्वायर सच दैट x into y इक्वल टू 0। एंड इसी के जैसा एक और सेट हमें दिया हुआ है x3 में, जहां पे x1 इन आर स्क्वायर सच दैट x into y इक्वल टू 1। और ये दोनों एक जैसे दिए। तो पहले हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों के दोनों आपस में होमोमॉर्फिक हैं या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, जो पहले वाले भाई साहब है इनको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा x0 और y0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, हमारी y एक्सिस, एंड y इक्वल टू 0 का मतलब होता है हमारी x एक्सिस, राइट। मतलब एक्चुअली में x1 जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस की यूनियन दी हुई। एंड अब अगर आप ध्यान से देखें x3 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हुआ है। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा निकल के आएगा, ऐसा और ऐसा निकल। और अब बड़े ही आसानी से आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो x1 है वो पाथ कनेक्टेड है एंड x3 जो है वो पाथ कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से x1 और x3 तो आपस में होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आएंगे। ये तो बहुत जल्दी ही खत्म हो गया। इस चीज को हमने कैसे सॉल्व कर लिया, आप याद करेंगे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो स्पेसेस होमोमॉर्फिक हैं, पहली पाथ कनेक्टेड होगी तो दूसरी भी पाथ कनेक्टेड होगी। लेकिन ये हमारे पास पाथ कनेक्टेड थी, ये पाथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये दोनों स्पेसेस आपस में होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आएंगी। अब हम आगे चलते हैं और अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब आगे आप देखेंगे तो आप सभी के पास ये जो आपका सेट बी दिया हुआ है, सेट बी में आपको क्या दिया हुआ है, वो कहता है जी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू माइनस x को आप ड्रॉ करें, राइट, एंड इससे ऊपर वाला पोर्शन शेड करते हैं। लेकिन वो कहते हैं साथ के साथ x इंटू वाई भी 0 होना चाहिए। मतलब एक्चुअली में हमारे पास जो सेट बी दिया हुआ है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो आपको ये दिया हुआ कुछ, इसे निकाल दीजिए और आप इसे निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए। ये मतलब 0 0 के राइट हैंड साइड वाले सारे वो पॉइंट्स जो x, 0 टाइप के हैं, एंड 0 0 से ऊपर लाई करने वाले वो सारे पॉइंट्स जो 0, y टाइप के हैं। इन सबकी यूनियन आपका सेट x2 निकल के आएगा, ऑलराइट। एंड नाउ अब अगर आप ध्यान से देखें कि आप सभी के पास x2 के बाद जो x4 दिया हुआ, देखिए वो क्या दिया हुआ, वो है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन x इंटू वाई इक्वल टू 1, है ना। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या है, वो इधर वाला पोर्शन है, एंड वो कह रहा है x इंटू वाई इक्वल टू 1, मतलब ये वाला पार्ट और कुछ नहीं निकल के आएगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये इसी वाले पार्ट का, अगर आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकल के आया था, ये इसी का सबसेट है, लेकिन कौन से वाला, सिर्फ ऊपर वाला, ये बस ये वाला, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आएगा ना ये वाला पार्ट आएगा, सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच निकल के आएगी जो आपके पास ये सेट डी निकल के आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों स्पेसेस आपस में होमोमॉर्फिक हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक हैं, इसको चेक कैसे करें, राइट। अब या तो बैटरी फंक्शन बनाए या कोई शॉर्ट ट्रिक लगा। देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक हम सभी ने लेक्चर 2 में डिस्कस की थी। देखिए आप क्या कीजिएगा, एक सिंपल सा काम कीजिए, इस वाले पार्ट को उठा के यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, ऑलराइट, और एक पॉइंट पी ले लीजिए, जिस तरीके से हमने लेक्चर 2 में लिया। अब पॉइंट पी ले लीजिए और कोशिश कीजिए पॉइंट पी से अब वो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने शुरू कीजिए, जिसके जरिए हम कोशिश कर सकें होमोमॉर्फिज्म को गेस करने की। देखिए इस पॉइंट से ओरिजिन तक इस लाइन सेगमेंट को जोड़ें तो क्या होगा, आपको पता लगेगा ये वाला पॉइंट ओरिजिन पे जाएगा, और इसी तरीके से आप ये ड्रॉ करते चले जाए, ड्रॉ करते चले जाए, तो आप नोटिस करेंगे और कुछ नहीं है, जिस तरीके से हमने लेक्चर 2 में सीखा कि एक पॉइंट से निकलने वाली वो जो वेव्स होती हैं या ये जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं किस तरीके से हमें होमोमॉर्फिज्म देती हैं, तो अब अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें कहां से कहां तक, हमारे इस सेट से इस सेट तक, जो क्या कर रहा हो, जो इसी तरीके से काम कर रहा हो जैसे पॉइंट पी
एक लाइन सेगमेंट के थ्रू हमारे इस कर्व के एक पॉइंट को हमारे इस कर्व के किसी दूसरे पॉइंट पे मैप कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मैप हो रहे हैं तो उन दोनों की जो इमेजेस है वो भी डिस्टिंक्ट आ रही है। क्लियरली ये कॉर्डिनेट्स आएगा एंड क्लियरली ये जनाब आपका इसका इनवर्स भी कॉर्डिनेट्स निकल के आएगा एंड ऑन टू तो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे उसकी प्री इमेज तो आपको मिल ही जाएगी, राइट। अगर यहाँ कोई पॉइंट लेंगे प्री इमेज यहाँ मिल जाएगी। सो वी पॉजिटिवली होप कि अगर आपने इसको ध्यान से लेक्चर 2 में देखा था तो आपको दिख गया होगा कि हाँ देखते ही कि ये दोनों स्पेसेस एक दूसरे के होमोमॉर्फिक निकल के आएंगी ही आएंगी। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब निकल के आएगा वो x2 एंड x4 निकल के आएगा, राइट। तो ये दोनों स्पेसेस एक दूसरे के होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता आपने इसको ऐसे ही करना था, ये सबसे तेज तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। येट हल्का समझने में सवाल आता है कि यार चलो ये दोनों आपस में हैं, ये दोनों आपस में नहीं, लेकिन क्या ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे? क्या पता लगता है, देख लेते हैं। नोटिस कीजिए, देखिए आप क्या कीजिए, आप अपने सेट x1 को फिर दोबारा ड्रॉ कीजिए और अपने सेट x2 को फिर दोबारा ड्रॉ कीजिए। देखिए x1 को आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये निकल के आएगा, फिर दोबारा आप जब फिर x2 को ड्रॉ करेंगे, x2 क्या था, सिर्फ ये पार्ट निकल के आया। अब सवाल ये उठता है क्या ये दोनों स्पेसेस एक दूसरे के होमोमॉर्फिक निकल के आएंगी? ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए। हमने इस चीज को लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। देखिए कैसे, अगर ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक हैं तो अगर मैं यहां से एक पॉइंट हटाऊं और यहां से उसकी इमेज हटाऊं तो हटने के बाद जो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं वो भी बराबर निकल के आते हैं। सही बात है, लेकिन आप नोटिस कीजिए, पक्की बात है, ये जो अगर ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक हुए तो ये जो बीच वाला पॉइंट है पक्का यहां पे किसी न किसी पे मैप हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, यहां से इसकी इमेज को हटा देते हैं। देखिए इन दोनों को हटा दीजिए। अब आप नोटिस कीजिए, जब अब मैंने यहां से एक पॉइंट हटाया और जब वहां से वो पॉइंट हटाया तो यहां पे इस पॉइंट के हटने के बाद दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स रह गए, वहां पे उस पॉइंट के हटने के बाद 1 2 3 4 चार कनेक्टेड कंपोनेंट्स रह गए। मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट्स आफ्टर रिमूविंग द पॉइंट्स आर नॉट गेटिंग प्रिजर्व्ड। मतलब नंबर ऑफ जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं वो प्रिजर्व नहीं हो रहे हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट्स प्रिजर्व होने चाहिए अगर आपके पास दो स्पेसेस एक दूसरे के होमोमॉर्फिक हैं। सो क्योंकि नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स प्रिजर्व नहीं हुए आफ्टर रिमूविंग अ सिंगल पॉइंट, तो हम कहेंगे कि जनाब ये दोनों स्पेसेस एक दूसरे के होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आएंगे, राइट। अब ये इसके नहीं आएगी तो ये इसके भी नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के होमोमॉर्फिक हैं, राइट। और जो आपका होमोमॉर्फिज्म का रिलेशन होता है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के होमोमॉर्फिक हैं, ये दोनों एक दूसरे के होमोमॉर्फिक नहीं है, तो ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आ सकते। सो हेंस ये जो स्पेस है ना इसकी होमोमॉर्फिक है ना इसकी होमोमॉर्फिक है। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इस बात को कि क्या ये जो सी वाला पार्ट है, क्या ये भाई साहब इनमें से किसी के होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे? इसी को चेक कर लेते हैं। सी वाले पार्ट को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप नोटिस करेंगे सी वाला पार्ट आपका क्या निकल के आएगा, जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था। ये जनाब आपके निकल के आएंगे ये और ये, राइट। एंड अगर आप बी को ड्रॉ करेंगे तो ये भाई साहब ये निकल के आएंगे। अब ये तो बहुत इजी है चेक करना, क्यों? आप नोटिस कीजिए वो भाई साहब तो आपके पास पाथ कनेक्टेड नहीं है और ये भाई साहब पाथ कनेक्टेड है। हेंस ये दोनों स्पेसेस एक दूसरे के होमोमॉर्फिक आ ही नहीं सकती, तो ये भाई साहब भी इनके होमोमॉर्फिक नहीं आएंगे, तो ये इसके भी होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आएंगे। हालांकि हम इस क्वेश्चन को बहुत पहले कर चुके हैं कि ये दोनों स्पेसेस एक दूसरे के होमोमॉर्फिक थी, लेकिन ये देखना कि बाकी सभी एक दूसरे के होमोमॉर्फिक है या नहीं है, ये हमारी नॉलेज को थोड़ा इंक्रीज करता है। पॉसिबली हो कि आपको समझ आ गया है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब x2 एंड x4 निकल के आएगा एंड इस क्वेश्चन में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को मिलकर जरा डिस्कस करते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन एनबीएचएम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर होमोमॉर्फिक टू ईच अदर। इसमें सबसे पहला सेट अगर आप देख पा रहे हैं तो सेट ए दिया हुआ है एक्स वाई ऑफ कोर्स इन आर स्क्वायर सच दैट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। भी पॉसिबल हो कि आपको क्लास 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी आती है कि आप देख पाए कि ये जो चीज है आपके पास एक सर्कल दी हुई है, ठीक है, एंड जिसका सेंटर ऑफ कोर्स 1, -2 है एंड रेडियस आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये देख के ही हमें ध्यान हो जाना चाहिए भैया ये एक सर्कल दिया हुआ। अब सेट बी आपको क्या दिया हुआ है एक्स वाई ऑफ कोर्स इन आर स्क्वायर सच दैट 5y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड वी पॉजिटिवली हो वे क्लास 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमें क्लियर है कि ये भाई साहब एक एलिप्स निकल के आएगी। अब हमें बात क्लियर है हमारे लेक्चर 1 से कि एक सर्कल और एक एलिप्स एक दूसरे के होमोमॉर्फिक हमेशा निकल के आते हैं। तो अगर बस इतनी बात ध्यान है तो ये क्वेश्चन नहीं खत्म हो चुका।
ठीक है। अब किसी के मन में आया कि यार सर्कल अगर बड़ा छोटा हो गया, कि एलिप्स उधर हो गया, सर्कल उधर हो गया, तो हम क्या करेंगे? कोई बड़ी बात नहीं, हमें पता है कि चलो मान लिया एक एलिप्स आपके पास ये हो गया और सर्कल दूर आपके पास यहाँ पे ऐसे कुछ हो गया, बड़ा सा सर्कल, कोई बात नहीं। क्या ये दोनों एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक है? बिल्कुल है। आप जानते हैं कि हम इसको थोड़ा सा स्क्वीज तो कर ही सकते हैं ना। ये भाई साहब पक्का इसके होम्योमॉर्फिक निकल के आएंगे, राइट। एंड इसको उठा के आप यहाँ रख सकते हैं, ये रख दीजिए, ये रख दीजिए, ये भाई साहब इसके होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे। मतलब ये जो बड़े सर्कल है वो इसके होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे। और अब हमारी जो ट्रिक है जो हमने अपने लेक्चर 2 में सीखी थी, आप क्या कीजिए, अपने पॉइंट पी को यहां रखिए एंड फिर दोबारा वही लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी शुरू कीजिए। आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से कि आपका ये सर्कल और आपका एलिप्स एक दूसरे के होमोमॉर्फिक हमेशा ही निकल के आते हैं। मतलब इस केस में आपका जो ऑप्शन ए है देखते ही खत्म हो जाएगा, अगर आपको पहले 2 लेक्चर ध्यान है तो। क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, लेकिन हम आगे भी डिस्कस करते हैं कि बी और सी से हम और क्या सीख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बी ऑप्शन में आपको क्या कह रहा है कि वो सारे के सारे एक्स वाई इन आर स्क्वायर सच दैट, फिर वही चीज आपको दी गई है जो आपको सेट ए में, ए ऑप्शन में दी गई थी। मतलब ये वैसे एक सर्कल दिए हैं और यहां क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर क्लास 11 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भाई साहब और कुछ नहीं है, आपके पास एक हाइपरबोला निकल के आएगी जो कि कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब वो एक सर्कल है, राइट, और एक हाइपरबोला है। क्लियरली ये जो हाइपरबोला है ये आपके गिवन सर्कल के होम्योमॉर्फिक आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? अरे जनाब, आपका जो सर्कल है वो पाथ कनेक्टेड है एंड आपका ये जो गिवन हाइपरबोला है ये पाथ कनेक्टेड नहीं है। हेंस ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक आ ही नहीं सकती। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। सी ऑप्शन में आपको क्या कह रहा है? सी ऑप्शन में बाकी सब तो सेम दिया हुआ है, बस यहां पे लेस इक्वल टू 0 है। इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस हल्का सा ये है कि आपका सर्कल तो आएगा ही आएगा, उसका इंटीरियर भी आ जाता है। मतलब इसको हम क्लोज्ड सर्कुलर डिस्क भी कह देते हैं आपके इस वाले सेट ए। एंड सेट बी आपको क्या दिया हुआ है? सेट बी आपको दिया हुआ है एलिप्स वाली इक्वेशन है, लेकिन यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि एलिप्स के बाहर बाहर वाला जो पोर्शन है वो सारा बाहर जाएगा। अब क्या ये दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक करके आएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? नोटिस कीजिए आप, सिंपल सी बात है। ये जो सेट आपको दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सेट क्लोज भी आएगा एंड बाउंडेड भी आएगा, हेंस कॉम्पैक्ट निकल के आएगा। लेकिन सेट बी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एलिप्स के बाहर बाहर वाला सारा पोर्शन निकल के आएगा, मतलब एक अनबाउंडेड सेट निकल के आएगा। मतलब ये सेट आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं निकल के आएगा। ये सेट कॉम्पैक्ट है, ये नॉट कॉम्पैक्ट है, तो ये दोनों स्पेसेस आपस में होम्योमॉर्फिक हो ही नहीं सकती। सो वी पॉजिटिवली होप कि इस ऑप्शन से भी आपने काफी कुछ सीखा होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को मिलकर जरा डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा जा रहा है वो एनबीएचएम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें आपको क्या दिया गया था? आपको एक सेट S1 दिया गया था, एक सेट S दिया गया था और फिर 3 ऑप्शंस देके पूछा गया था कि आपके पास ये जो गिवन सेट S है कब आपके सेट S1 के होम्योमॉर्फिक निकल के आएगा। सेट S1 को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं फिर दोबारा ये सर्कल ही निकल के आएगा, सेंटर्ड एट 0 0 रेडियस 1। एंड जो आपको सेट S दिया हुआ है वो थोड़ा सा अजीब है। आपके सामने ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। एक हल्की सी बात है, फिर मैं आपको कहूंगा कि ये क्लास 11th में पढ़ा हुआ कंसेप्ट होता है, नहीं याद तो कोई बात नहीं। आप क्या कीजिए, ये जो भाई साहब है आपको कब एलिप्स देते हैं, कब पैराबोला देते हैं एंड कब हाइपरबोला देते हैं, वैसे तो काफी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बस इतना याद रखना था कि आपके पास इस केस में अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ये पॉजिटिव आ जाए तो आपके पास जो सेट एस है वो हाइपरबोला हो जाता है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी आपके पास इक्वल टू 0 हो जाए तब आपके पास ये जो गिवन चीज है वो पैराबोला हो जाती है। एंड अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी आपके पास नेगेटिव हो जाए तो ये गिवन जो चीज है आपके पास एक एलिप्स हो जाती है। तो आप नोटिस करेंगे कि वो जो गिवन सर्कल है कभी भी हाइपरबोला के होम्योमॉर्फिक नहीं निकल के आएगा। अभी हम करके आए हैं, क्यों? सर्कल हमें पता है पाथ कनेक्टेड होता है, हाइपरबोला हमें पता है पाथ कनेक्टेड नहीं होता। मतलब जब एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव होगा तब ये दोनों भाई साहब आपस में होम्योमॉर्फिक नहीं निकल के आएंगे। वी पॉजिटिव होगा, आप समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो गया तब क्या होगा? तब ये भाई साहब आपको एक पैराबोला दे देंगे और पैराबोला हम जानते हैं एक अनबाउंडेड सेट होता है, कॉम्पैक्ट नहीं निकल के आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो ये कॉम्पैक्ट निकल के आएगा। अब ये कॉम्पैक्ट है और पैराबोला ये चीज हो गई तो वो कॉम्पैक्ट नहीं है। मतलब जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा तब भी ये दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक नहीं निकल के आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट
एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर नेगेटिव हो गया तो ये भाई साहब आपके पास क्या निकल के आएंगे, एक एलिप्स निकल के आएंगे। और हम अभी पढ़ के आए हैं कि एक सर्कल और एक एलिप्स आपस में हमेशा होम्योमॉर्फिक निकल के आते हैं। तो बस हमें यही चेक करना है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास कहां पे नेगेटिव है। तो देख लेते हैं, यहां पे जब देखेंगे एच स्क्वायर आएगा 1 एंड माइनस ए बी हो गया, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 माइनस 4 माइनस 3 हो चुका है, ये नेगेटिव है। तो इसी केस में आपके पास ये जो भाई साहब है वो एलिप्स देंगे और ये दोनों स्पेसेस एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक आ जाएंगे। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास निकल के आएगा एच स्क्वायर क्या आएगा, ये 4 है ना जी, एंड माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी है ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, ये 3 हो चुका है, ये पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है, खत्म है ना। तो ये भाई साहब जो होंगे आपके पास क्या बना देंगे, सेट एस को एक हाइपरबोला बना देंगे। तो ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आएंगे। यहां देख लेते हैं, यहां क्या आएगा, यहां जब एच स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, माइनस ए बी करेंगे 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। मतलब इस केस में भी आपके पास ये जो भाई साहब है इसके होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आएंगे। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 हो जाए तो एक्चुअली में ये चीज आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देती है। वैसे कई सारी टेक्निकलिटीज होती है लेकिन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दे देती है आपको, जैसे ही आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाए। अब आप कहेंगे कि सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या हमारे इस सर्कल के होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आएगा? नहीं निकल के आएगा ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक अनबाउंडेड सेट बन जाएगा जो कि नॉन कॉम्पैक्ट आएगा। ये कॉम्पैक्ट है, वो नॉन कॉम्पैक्ट है, तो दोनों आपस में होमोमॉर्फिक आ ही नहीं सकते। आई होप आपको इस क्वेश्चन का बेस भी समझ आ गया, तीनों ऑप्शंस क्यों गलत है ये भी समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को मिलकर जरा डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनबी चंद 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। वो आपको क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर स्क्वायर आर होमोमॉर्फिक टू द सेट। सेट आपको दिया हुआ है, ये अभी हम थोड़ी देर पहले भी करके आए हैं। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकल के आता है, हल्का सा अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा, राइट। अब सेट्स बहुत अच्छे दिए हैं तो उनको एक एक करके पढ़ते हैं जरा। आप सेट एसएम को देखिए। सेट एसएम में वैसे तो पता नहीं लग रहा है क्या है, लेकिन ध्यान से देखेंगे आप तो ये चीज के आप फैक्टर बना सकते हैं बड़े आसान से, ठीक है। नोट्स कीजिए, इन दोनों में से आप एक्स कॉमन लीजिए तो ऑफकोर्स अंदर y माइनस 2 बच जाएगा। इसमें से आप माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ऑफकोर्स फिर y माइनस 2 बच जाएगा। एंड फिर अगर आप देखेंगे तो ये x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब ये सेट और कुछ नहीं है, ये सेट, ये सारे पॉइंट्स। लेकिन ध्यान रखिएगा ये x इक्वल टू 1 जो चीज निकल के आएगी ना, ये कोई पॉइंट नहीं निकल के आएगा। आप आर स्क्वायर में x इक्वल टू 1 एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 0 एंड y इक्वल टू 2 क्या निकल के आएगा, ऑफ कोर्स एक लाइन निकल के आएगी पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2। तो अगर आप अपने सेट S1 को पूरा ड्रॉ करेंगे तो ये सेट कुछ ऐसा निकल के आएगा, x इक्वल टू 1 ऐसे एंड y इक्वल टू 2 ऐसे। इन दोनों की यूनियन आपका सेट S1। अब क्या ये सेट और ये आपस में होमोमॉर्फिक है? बिल्कुल भी नहीं। नोट्स कीजिए, वो भाई साहब पाथ कनेक्टेड नहीं है, ये भाई साहब पाथ कनेक्टेड हैं, हेंस ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक आ ही नहीं सकते। तो सेट ए तो कट गया, खत्म, ये तो नहीं हो सकता। अब सेट बी और सेट सी, इन तीनों को देखते हैं। अब ना पहले सेट सी को देखते हैं क्योंकि ऐसा हम अभी थोड़ी देर पहले करके आए थे। कैसे याद कीजिएगा, ऐसा हमने कुछ लिखा था ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1, ये चीज लेके आए थे ना। तो इसको चेक करना जरा आसान हो जाएगा। अभी हम कुछ करके आए हैं इस वजह से। तो आप नोटिस कीजिए, अगर हम चेक कर रहे हैं कि ये जो चीज है हमें रिप्रेजेंट क्या कर रही है तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा ये जज करना कि ये इसके होमोमॉर्फिक है या नहीं, राइट। तो आप नोटिस कीजिए, सबसे पहली बात a क्या निकल के आएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 निकल के आएगा। 2h बराबर हो जाएगा -2 के, तो h हो जाएगा -1, b हो जाएगा ऑफकोर्स आपका 2। तो वही चीज h स्क्वायर माइनस a b करते हैं। h स्क्वायर क्या आएगा 1 निकल के आएगा, माइनस a b करेंगे -4 नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये जो चीज है और कुछ नहीं है बल्कि एक एलिप्स निकल के आएगी। अब एलिप्स को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम जानते हैं इस बात को, जो एलिप्स होता है वो क्लोज भी होगा, बाउंडेड भी होगा, तो कॉम्पैक्ट निकल के आएगा, राइट। इवन पाथ कनेक्टेड तो आएगा ही आएगा। ये पाथ कनेक्टेड है, वो पाथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये भाई साहब इसके होमोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते। तो मतलब आपका ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो आंसर तो बी ऑप्शन आएगा, मतलब क्वेश्चन तो हो गया। लेकिन अब जरा कुछ सीखते हैं कि बी ऑप्शन किस तरीके से हमारे जो गिवन सेट के होमोमॉर्फिक निकल के आ रहा है। अब देखिए, जो बी ऑप्शन है वो आपको दे क्या रहा है। बी ऑप्शन में वो आपको क्या कह रहा है, कहता है वो सारे के सारे एक्स वाई ऑफ कोर्स इन आर स्क्वायर जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये क्या है, आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। इसके तरह फैक्टर्स बनाएंगे तो क्लियरली ये चीज क्या निकलेगी आपके पास, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 निकल के आएगी इजीली, राइट। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ये नोट कीजिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 ड्रॉ करेंगे तो आपके पास पहली स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 1 ये निकलेगी, दूसरी स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 2 ये निकल के आएगी। अब
क्या ये उसके होमोमॉर्फिक है? बिल्कुल है। अब देखिए, अगर मैं बिल्कुल तेज इसको क्वेश्चन को करना चाहूं तो मैं आप सभी को लेक्चर 1 याद करूंगा। लेक्चर 1 में हमने एक बात की थी कि अगर मेरे पास कोई चीज है, मैं उसको थोड़ा सा मोड़ दूं तो वो पुरानी चीज के ही एक्चुअली में होमोमॉर्फिक निकल के आती। तो आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं पहली वाली स्ट्रेट लाइन पिक करूं और इसको थोड़ा सा मोड़ के यहां लगा तो ऑफकोर्स ये भाई साहब इसकी होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे, ये भाई साहब इसकी होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे। हेंस आपके पास ये जो सेट दिया हुआ है वो इस सेट के होमोमॉर्फिक निकल के आएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका आप ये देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली में मेरे पास ये इसके होमोमॉर्फिक आएगा। देखिए, एक बात तो क्लियर है ना, मैं इस स्ट्रेट लाइन को उठा के थोड़ा सा तिरछा कर दूं तो वो इसके होमोमॉर्फिक निकल के आएगी। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा तिरछा कर दीजिए और इस सेट को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे करके। और आप देखिए, अपने पॉइंट पी को यहां रख दीजिए और फिर दोबारा वही लाइन ड्रॉ करनी शुरू कर दीजिए जो आपने लेक्चर 2 में सीखी थी। तो आपको दिख जाएगा कि ये वाली ब्रांच इस वाली ब्रांच के होमोमॉर्फिक निकल के आएगी, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इस वाली ब्रांच के होमोमॉर्फिक निकल के आएगी, ये सेकंड वाली जो लाइन है वो सेकंड ब्रांच के होमोमॉर्फिक निकल के आएगी। हेंस आपके पास ये जो सेट है वो इस सेट के होमोमॉर्फिक निकल के आएगा। वी पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को मिलकर जरा डिस्कस करते हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो गेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सेट एक्स आपको दिया हुआ है, क्लोज 0 से 1 ओपन, यूनियन ओपन 1 से ओपन 2 बी ए सबस्पेस ऑफ आर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है जी, मतलब बस वो दो डिसजॉइंट इंटरवल्स की यूनियन आपको दी हुई है, राइट? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, नॉट ट्रू, फॉल्स। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में होमोमॉर्फिज्म के आसपास की भी कुछ बातें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, इन सभी में ट्रू कौन सा है जो हमें देखते ही पता लग रहा है, वो देखिए ये तो डिसजॉइंट इंटरवल की यूनियन है। और अब ये जरा देखिए, इसको देखिए और आप नोटिस करेंगे ये वाला जो इंटरवल है पक्का इसके होमोमॉर्फिक आएगा। जिस तरह से हम जानते हैं पहले लेक्चर से कि सेम टाइप के इंटरवल्स एक दूसरे के होमोमॉर्फिक आते हैं, ये वाला इंटरवल इसके होमोमॉर्फिक आएगा क्योंकि सेम टाइप के इंटरवल्स एक दूसरे के होमोमॉर्फिक निकल के आते हैं। हेंस एक्स जो है पक्का इसके होमोमॉर्फिक निकल के आएगा। मतलब बी ऑप्शन तो टिक हो चुका है हमारे लेक्चर 1 से पढ़े हुए कंसेप्ट्स। आगे चलते हैं। अब वो सीओडी में वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं जी देयर एग्जिस्ट ऑनटू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम क्लोज 01 टू एक्स क्लोजर। ये एक्स बार मतलब एक्स क्लोजर। अब एक्स क्लोजर जब आप करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा? सिंपल है, जब आप क्लोजर करेंगे ये निकल के आएगा क्लोज 0 से क्लोज 2 निकल के आएगा। बी पॉजिटिव आपको क्लियर है। अब एक्स क्लोजर ये सेट ये, अब नोट्स कीजिए, क्लोज 0 क्लोज 1 एंड क्लोज 0 क्लोज 2 दोनों सेम टाइप के इंटरवल्स हैं, राइट? हेंस ये दोनों होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे। अब ये दोनों होमोमॉर्फिक हैं तो इनके बीच में ऑनटू कोऑर्डिनेट फंक्शन तो मिल ही जाएगा क्योंकि हर होमोमॉर्फिज्म एक ऑनटू कोऑर्डिनेट फंक्शन होता ही। मतलब सी भी ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा बी ठीक था लेकिन बी आंसर में नहीं आएगा। सी भी ठीक है लेकिन आंसर में नहीं आएगा क्योंकि आंसर में फॉल्स मार्क करना है। तो टिक हम यहां मार्क करते हैं, जो आंसर होगा वहां मार्क करें। अब डी क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट ऑनटू कोऑर्डिनेट फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट। अब देखिए ये सेट क्या दिया है? कॉम्पैक्ट, और वो सेट क्या दिया है? नॉन कॉम्पैक्ट। खत्म हो गया क्वेश्चन। कॉम्पैक्ट सेट से नॉन कॉम्पैक्ट सेट तक ऑन टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिल ही नहीं सकता क्योंकि अगर डोमेन ये है, फंक्शन ऑन टू कॉन्टिन्यूअस है, तो पक्की बात है जो कोर डोमेन है उसको भी कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा, लेकिन ये तो कॉम्पैक्ट है ही। हेंस जो डी है वो फॉल्स है, मतलब इस केस में डी ही आंसर है। अब इन चारों में जो सबसे खतरनाक है ना वो ए ऑप्शन है। आइए डिस्कस करते हैं। वो क्या कहता है? देयर एग्जिस्ट नॉन कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू रैशनल्स। ऐसा कोई फंक्शन है जो एक्स से रैशनल्स तक आपके पास ऐसा निकल आए जो नॉन कांस्टेंट भी हो एंड कॉन्टिन्यूअस भी हो? इसका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो अब आइए उसको डिस्कस करते हैं। नोट्स कीजिए, आप क्या कीजिए, अपने फंक्शन को रखिए यहां पे क्लोज 0 क्लोज 1 यहां और यहां पे, एंड ऑफ कोर्स कोर डोमेन ये रैशनल्स। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से वो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे जो हमारे इस सेट से इस सेट तक एक्चुअली में नॉन कांस्टेंट भी होगा और एक कॉर्डिनेट फंक्शन भी निकल के आएगा। तो आइए उस फंक्शन को डिस्कस करते हैं। चलिए वो फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं जो एक्चुअली में आपके पास x से रैशनल्स तक एक नॉन कांस्टेंट और कॉर्डिनेट फंक्शन निकल के आएगा। देखिए वो बनाना बहुत आसान है, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आपने फंक्शन को पीसवाइज डिफाइन करना है और उसके लिए आपने क्या करना है, जब आपका इनपुट यहां से आ रहा है, दैट इज 0 to 1 ओपन से आ रहा है, तो सिंपली आप अपने फंक्शन को 3 डिफाइन कर दीजिए, और जब आपका इनपुट 1 से 2 के बीच में आ रहा है तब आप अपने फंक्शन को 6 डिफाइन कर दीजिए। क्लियरली आप देखेंगे कि आपका फंक्शन इस डोमेन पे भी कॉर्डिनेट्स है, इस डोमेन पे भी कॉर्डिनेट्स है, हेंस इस पूरी यूनियन पे भी कॉर्डिनेट्स निकल के आएगा। एंड आउटपुट में क्योंकि दो
आउटपुट आ ही रहे हैं तो फंक्शन क्लियरली नॉन कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। सो आपका जो गिवन ऑप्शन ए है वो ठीक है, ट्रू है, लेकिन आंसर नहीं आएगा क्योंकि आंसर में हमें फॉल्स पूछा गया था। तो आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। एंड ये पॉजिटिव होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को मिलकर जरा डिस्कस करते हैं। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है वो गेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि आपने आर स्क्वायर और आर क्यूब को अंडर यूजुअल मैट्रिक में पढ़ना है और उन्हीं के कुछ सबस्पेसेस के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से सबस्पेस एक दूसरे के होमोमॉर्फिक आएगी या नहीं है। ठीक है जी। और ऑफ कोर्स सवाल ये है कि इन विच ऑप्शन x इज होमोमॉर्फिक टू y, x का होमोमॉर्फिक टू y है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ऑप्शन से। पहले ऑप्शन में आपको कह रहा है कि xy मतलब आर स्क्वायर का एक सबसेट है। ऑल दोस xy सच दैट y इज इक्वल टू sin of 1/x, x लाइन बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ये आपके पास sin of 1/x का ग्राफ निकल के आएगा। ठीक है, एंड फिर कहते हैं यूनियन xy सच दैट x0 एंड y लाइन बिटवीन -1। वी पॉसिबली होप कि आपने रियल आंसर्स में अपने इस सेट को जरूर पढ़ा होगा। ये सेट आपके पास आर स्क्वायर का एक ऐसा सेट आता है जो कनेक्टेड तो होता है आर स्क्वायर में, लेकिन पाथ कनेक्टेड नहीं होता। हल्का सा हम आपको याद कराते हैं कि जब आप इस वाले पार्ट को ड्रॉ करेंगे तो ये पार्ट कुछ इस तरह से निकल के आएगा, ऑसिलेशंस होंगी आपके पास। और ये वाला पार्ट क्या होगा, ये नीचे आपके पास जो पॉइंट है 0 - 1 से 0 1 तक सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक्चुअली में ये पूरा का पूरा जो सेट है वो आपके पास आर स्क्वायर में पाथ कनेक्टेड नहीं निकल के आता। सिंपल सा रीजन है कि आप जब इस वाले पार्ट से लिमिट लेंगे ना, एज x टेंड्स टू 0 sin of 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक आपको पाथ नहीं मिल पाता। लेकिन जब आप अपने सेट y को देखेंगे, सेट y तो बहुत आसान है, ये तो आर के सबसेट दिया हो, और ये भाई साहब जो है वो आपके पास पक्का पाथ कनेक्टेड निकल के आते हैं। ये पाथ कनेक्टेड नहीं है, ये पाथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों इस केस में होमोमॉर्फिक नहीं हो सकते। तो पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं आएगा। अब हम आगे चलते हैं। बी ऑप्शन क्या कहता है? बी ऑप्शन में आपको कहता है y इज इक्वल टू x टाइम्स sin of 1/x का ग्राफ है, फिर लाइन बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अब 0 to 1 में जब आप फोकस करेंगे फिर दोबारा इस वाले पार्ट को, तो इस वाले पार्ट में आप देखेंगे कि अगर आप हल्का सा इसका ग्राफ जानते हैं तो उसका ग्राफ बहुत अच्छा निकल के आता है। ये y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x के बीच में निकल के आता है। कुछ ग्राफ ऐसे होता है ऐसे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप 0 को अप्रोच करते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे आप x को 0 को लेके जाएंगे, y 0 के पास जाएगा। मतलब इस वाले सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो 0 0 आएगा, लेकिन 0 0 इस सेट को बिलोंग तो नहीं कर रहा। मतलब ये जो सेट आपको दिया हुआ ये सेट आपके पास पक्का क्लोज नहीं निकल के आएगा, हैंस कॉम्पैक्ट तो है ही नहीं सकता। मतलब ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। लेकिन इसे देखिए, ये तो कॉम्पैक्ट होता है आर में, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, ये कॉम्पैक्ट है, तो ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक नहीं हो सकते। तो आपका बी ऑप्शन भी इस केस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। सी ऑप्शन में आपको क्या कहता है? सी ऑप्शन में वो अब आर क्यूब में जा चुका है। अब आर क्यूब में वो जा चुका है और वो अब आपको आर क्यूब के दो सबसेट्स देके पूछ रहा है कि कौन आपस में होमोमॉर्फिक है और कौन नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात आपने जानना है कि वो भाई साहब है क्या। ये जो है आपके पास एक्स वाई जेड इन आर क्यूब सच दैट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये चीज और कुछ नहीं निकल के आती। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर निकल के आती, कुछ ऐसी सी शेप होती है उसकी, ऐसी सी, ये आप सभी जानते ही हैं, ये कुछ ऐसी शेप होती है। ठीक है, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यहां जेड एक्सिस। लेकिन जब आप वाई को देखेंगे ना, वाई में आपके पास क्या निकल के आ रहा है? वो कहता है जी z इक्वल टू, सॉरी यहां पढ़ रहे हैं हम, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। लेकिन आगे यहां कुछ किया हो, देखो अगर मैं सिर्फ यहां तक पढ़ता, सिर्फ यहां तक, तो ये चीज क्या निकल के आती? ये चीज मेरे पास निकल के आती एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये चीज आपके पास निकल के आती है, एक कोण निकल के आती है, कुछ ऐसे से ऐसे 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 निकल के आती, ये पार्ट एंड नीचे वाला पार्ट। लेकिन जैसे उसने यहां पे नॉन जीरो किया, उसके कहने का क्या मतलब था कि आप यहां से ना इस पॉइंट को हटा दो, ये पॉइंट हटा। तो आप देखोगे जैसे ही आप उस पॉइंट को हटाओगे तो ये जो सेट है वो आपके पास एक डिस्कनेक्टेड सेट हो जाएगा। लेकिन ये तो कनेक्टेड सेट है, तो ये डिस्कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक नहीं हो सकते। तो सी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो एबीसी कैंसिल होने के बाद ये तो क्लियर है कि डी ऑप्शन आंसर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डी ऑप्शन एक्चुअली में ये जो दोनों सेट्स हैं आपस में कैसे होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे? क्या हम कुछ सीख सकते हैं? देखिए, पेपर में तो आप तीनों को एलिमिनेट करके डी को मार्क कर दीजिए, क्योंकि पेपर में आपकी स्पीड मैटर करती है। लेकिन अब हम सीखने जा रहे हैं तो अब हम डी ऑप्शन को अलग से सीखते हैं अब कि डी ऑप्शन में ये दोनों सेट जो आपको दिए हुए ये कैसे आपस में होमोमॉर्फिक करके आएंगे। तो चलिए डी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। चलिए तो डी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं कि कैसे ये दोनों स्पेसेस एक दूसरे के होमोमॉर्फिक एक्चुअली निकल के आएंगे। इसके लिए हमें अपने पिछले दोनों वीडियोस में डिस्कस किए हुए कंसेप्ट को डिस्कस करना पड़ेगा।
ठीक है जी, तो प्लीज उनको देख लीजिएगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो अब डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहली बात, हम जानते हैं कि हमारा जो पंक्चर्ड स्फीयर होता है वो प्लेन के होम्योमॉर्फिक होता है, जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में सीखा। मतलब अगर मैं आपके सामने स्फीयर ड्रॉ करके रखा हूं और यहां ऊपर से पंक्चर किया हुआ इसको, तो ये भाई साहब पक्का फोकस कीजिए सेट वाई के होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे अगर मैं ये पार्ट हटा दूं तो। क्योंकि सेट वाई अगर ऐसे लिखा जाए तो z इज इक्वल टू 0 है। z इज इक्वल टू 0 क्या होता है? वो तो xy प्लेन होता है। मतलब ये पंक्चर्ड स्फीयर एक्चुअली में ये वाले सेट वाई के तो होमोमॉर्फिक आएगा। लेकिन अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है। कहते हैं जी z इज इक्वल टू 0 बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉन जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉन जीरो मतलब कि x और y दोनों इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए। दैट इज इसके आते ही आपके पास z इज इक्वल टू 0 में आपने ओरिजिन को हटा देना। मतलब सेट वाई आपके पास ऐसा कुछ निकल के आएगा कि पूरे आपके गिवन एक्सवाई प्लेन में से आपने ओरिजिन को हटा दिया। अब आप देखिए, अगर तो हमने हाथ रखा हुआ था तो ये भाई साहब पक्का इसके होमोमॉर्फिक निकल के आ रहे हैं। अब आप क्या करें, इसमें से एक पॉइंट हटा दें कोरस्पॉन्डिंगली जैसे वहां से हटा रहे हैं। देखिए किस तरह से मैं बात कर रहा हूं। देखिए अगर तो ये कंडीशन ना दी होती तो ये चीज भरी होती ना, ऐसे ऐसे करके भरी होती ये, और ये भाई साहब इसके होम्योमॉर्फिक निकल के आते हैं। अब आप क्या कीजिए, यहां से ये पॉइंट हटाइए और यहां से इसका ये पॉइंट हटाइए। ये देखिए बिल्कुल इसके नीचे वाला पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है, समझाने के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये तो पक्की बात है, ये एंड ये दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक पक्का निकल के आएंगे। रीजन क्या है कि हमें पता है कि अगर गिवन दो स्पेसेस एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक निकल के आती हैं तो हम ये जानते हैं कि आप डोमेन से एक पॉइंट हटाएं, कोडोमेन से उसकी इमेज हटाएं, जो स्पेसेस रह जाती हैं वो भी एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक निकल के आती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये जो पंक्चर्ड प्लेन है वो इस डबल पंक्चर्ड स्फीयर के होम्योमॉर्फिक निकल के आएगा। अब हम क्या शो करने जा रहे हैं, हमें पता है ये भाई साहब इनके होम्योमॉर्फिक हैं। अब अगर हमें शो करते हैं कि डबल पंक्चर्ड स्फीयर एक्चुअली में सिलेंडर के होम्योमॉर्फिक निकल के आता है, तो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब इसके होम्योमॉर्फिक हो जाएंगे, ये सिलेंडर के होम्योमॉर्फिक हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक हो जाएंगे। ये आइडिया। अब कैसे होमोमॉर्फिज्म शो करना है हमने इन दोनों के बीच में, तो आप क्या कीजिए, सिंपल एक पॉइंट पी लीजिए, बिल्कुल इसके सेंटर पे बिठा दीजिए और यहां से अपने उन लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करना शुरू कीजिए। और आप जब देखेंगे ना उन लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ होते हुए तो आप फोकस करेंगे कि हाँ एक्चुअली में बिल्कुल जिस तरीके से हम पहले होमोमॉर्फिज्म देखते आए हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस डबल पंक्चर्ड स्फीयर से इस गिवन सिलेंडर तक होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। ठीक है जी, अब ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक आ चुके हैं एंड ये दोनों आपस में पहले ही होम्योमॉर्फिक थे, तो ये दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक निकल के आएंगे। वी पॉसिबली होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं एंड वी पॉसिबली होप कि इन सारी डिस्कशंस में आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे सब बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ और क्वेश्चन डिस्कस करें और ऐसे वीडियोस को आपके साथ शेयर करें, तो प्लीज आप कमेंट करके एंड वीडियोस को लाइक और शेयर करके हमें इस बात को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर भी कोई डाउट आए आप नीचे लिखे हुए जो नंबर्स हैं उन पर कॉन्टेक्ट करके हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ हमारी होम्योमॉर्फिज्म की सीरीज यही खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियोस में अगले कंसेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।